तो भारत को छेड़ना कितना भारी पड़ सकता है, ये भारत ने आज दिखा दिया है। भारत की ऐतिहासिक और रिकॉर्ड जीत हुई है और इससे जो दुनिया का सबसे बड़ा पद है वो भारत के पाले में आ गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस इलेक्शन की ये थी कि शुरुआत में भारत का इसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। भारत का बस इतना था कि जी हम वोट डालेंगे, वापस आ जाएंगे, ना तो हम किसी के लिए प्रचार करेंगे, ना ही किसी का समर्थन करेंगे। लेकिन फिर हुआ क्या कि भारत को यहाँ पर दो देशों की तरफ से बहुत ज्यादा छेड़ा गया और जब चीजें सीमा से बाहर चली गई, भारत ने कहा कि जी ठीक है, अब हम आपको सबक सिखाएंगे और ऐसा सबक सिखाएंगे कि आपकी आने वाली पुश्तें भी याद रखेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पाक और तुर्की की। दरअसल जो पूरा मामला शुरू हुआ ये हुआ तुर्की से। इस समय जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष है ना, वो तुर्की के हैं। ऐसे में उन्होंने क्या किया कि हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया। वहां पर उन्होंने कश्मीर के ऊपर कुछ ऐसे बयान दिए जो भारत को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान को और जोर शोर से यहां पर कश्मीर का मुद्दा उठाना चाहिए। और ये भारत के लिए एक बहुत करारा झटका था, क्योंकि देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो पद होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। अगर आप टेक्निकली देखें तो दुनिया में सबसे बड़ा है। तो ऐसे में अगर वो कुछ कहते हैं तो पूरी दुनिया में वो बात जाती है। ऐसे में भारत को डर ये था कि कहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद को तुर्की और पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करने के लिए इस्तेमाल ना करें। यह भारत के लिए घातक साबित हो सकता था। ऐसे में भारत को संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष का इलेक्शन था इसमें उतरना पड़ा। और जो भारत का सहयोगी देश है मालदीव, जो हमेशा से भारत का समर्थन करता आया है हर एक मुद्दे पर, उसके जो विदेश मंत्री थे वो इलेक्शन में खड़े थे। तो भारत ने पूरा जबरदस्त जोर लगा दिया उनकी जीत के पक्ष में। भारत ने लगातार कुछ अफ्रीकी देशों को, कुछ साउथ ईस्ट एशियन देशों को साथ लिया और जमकर यहाँ पर वोटिंग करवाई मालदीव के पक्ष में। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 192 में से 143 वोट मिले हैं यहाँ पर मालदीव को। और ये मालदीव की एक बम्पर जीत है और इसके पीछे कौन था? भारत खड़ा था, जिस वजह से संभव हो पाया है। और भारत के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात भी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की के तो प्लान बहुत बड़े बड़े थे कि वो इस पद का इस्तेमाल करते हुए कश्मीर के मुद्दे को दुनिया भर में ले जाएंगे। ऐसे में भारत ने तुर्की को यहाँ पर लात मारकर लिटरली बाहर निकाला है इस अध्यक्ष पद से। और अब मालदीव बैठेगा और मालदीव का ऑफिशियल स्टांस ये है कश्मीर पर कि कश्मीर पूरी तरीके से भारत का इंटरनल मैटर है। हाँ, अब दांव उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि जो गेम तुर्की पाकिस्तान ने कश्मीर पर खेला है वही गेम भारत पाकिस्तान में बलूचिस्तान पर खेल सकता है। इसके अलावा जो तुर्की है वहां पर भारत कुर्दिस्तान का कार्ड खेल सकता है। ऐसे में बाजी पूरी तरीके से अब उल्टी पड़ चुकी है और यही तुर्की और पाकिस्तान के लिए बड़ी टेंशन है। और इसी सिचुएशन पर एक परफेक्ट कहावत बैठती है कि जिनके घर खुद के शीशे के होते हैं ना, दूसरों के घर पर कभी वो पत्थर नहीं फेंका करते। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि अमेरिकी डॉलर अमेरिका का सबसे मजबूत पक्ष है, जिसने अमेरिका को एक बड़ी सुपर पावर बनने में मदद करी है। लेकिन भारत ने हाल ही में इसी अमेरिकी डॉलर की टांग पकड़कर अमेरिका को जोरदार पटखनी दी है। और ये रणनीति ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत ही चल रहा है, इसी रणनीति पर चलकर आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बना है और आने वाले 5 से 6 सालों में दुनिया की नंबर 1 आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। भारत भी उसी राह पर है। लेकिन वही बात करें अमेरिका की, तो जो डॉलर उसकी सबसे बड़ी मजबूती था, आज वही सबसे बड़ी कमजोरी भी बन बैठा है। चलिए मैं आपको डिटेल से समझा देता हूं। दरअसल खबर यह निकलकर सामने आई है कि अमेरिकी सरकार ने एक रिपोर्ट पेश करी और इस रिपोर्ट में बताया कि भारत ने अमेरिकी डॉलर को बहुत ही भारी मात्रा में खरीदा है। कितनी भारी मात्रा में? लगभग भारतीय जीडीपी का 5%, यानी 140 से 150 अरब डॉलर। इतनी भारी मात्रा में भारत डॉलर खरीद रहा है। अब आपका सवाल होगा कि भारत अमेरिकी डॉलर क्यों खरीद रहा है, और वो भी इतनी भारी मात्रा में? 150 अरब डॉलर के डॉलर हमने खरीदे हैं, तो कुछ तो कारण होगा। तो मैं कहूंगा बिल्कुल कारण है। दरअसल कारण ये है कि भारत यहाँ पर जो अपने एक्सपोर्ट हैं उन्हें बढ़ाना चाहता है और इसके लिए 2 रास्ते हैं। पहला तो ये कि भारत जो अपने सामान हैं उनकी कीमतें कम कर दे ताकि विदेशों में भारतीय सामानों की मांग बढ़े, लेकिन इससे जो भारतीय एक्सपोर्टर हैं, जो भारतीय कंपनियां हैं, इन्हें नुकसान होगा। ऐसे में आता है दूसरा और मोस्ट रिलायबल ऑप्शन, वो है अपने पैसे को डीवैल्यू कर देना, यानी कि भारतीय रुपए की कीमत को डॉलर के मुकाबले गिरा देना। अब थोड़े चौंक गए होंगे कि भारतीय रुपए की वैल्यू गिराकर
एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, इससे तो देश की प्रतिष्ठा गिर जाएगी। जरा रुकिए, मैं आपको अब सारे सवालों के जवाब देता हूं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कैसे रुपये को डिवैल्यू करके एक्सपोर्ट बढ़ाए जाते हैं। देखिए, पहले भारत ने क्या किया कि 150 अरब डॉलर की कीमत के डॉलर खरीदने शुरू कर दिए। इससे क्या हुआ कि मार्केट से डॉलर गायब होना शुरू हो गया। डॉलर कम है तो उसकी कीमतें ज्यादा होंगी। जैसे कि आप देखते भी हैं कि मार्केट में जो चीज कम होती है उसकी कीमत ज्यादा होती है। डॉलर का भी वही सीन है। तो जो डॉलर पहले 70 रुपए का मिल रहा था, वो जब कम होना शुरू हो गया तो वो 75 रुपए का मिलना शुरू हो गया। अब इससे फायदा एक्सपोर्टर को कैसे हुआ वो समझिए, ये गणित है। मान लीजिए कि एक कंपनी है जो ग्लास बनाती है जिसमें पानी पीते हैं हम लोग। वो ग्लास हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका, ठीक है। उस ग्लास की भारत में कीमत है 70 रुपए, अमेरिका में भी उसे 70 रुपए में ही बेचा जा रहा है। लेकिन जब अमेरिका में तो रुपए में पेमेंट नहीं करेंगे जो लोग खरीदेंगे, वो तो डॉलर देकर ही कीमत चुकाएंगे। तो 70 रुपए के कितने डॉलर हो गए? $1। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि भारत ने भारतीय रुपए को डिवैल्यू करना शुरू कर दिया, डॉलर खरीदने शुरू कर दिए। अब उसका फर्क क्या पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। भारत का जो एक्सपोर्टर है वो तो आज भी 70 रुपए में ही बेच रहा है, ठीक है, उसे तो नुकसान नहीं है। लेकिन जब वो अमेरिका जाएगा ग्लास, तो वहां पर जब इसकी कीमत तय करी जाएगी तो देखेंगे जी अब तो डॉलर के मुकाबले रुपए में काफी फर्क आ चुका है। पहले $1 में 70 रुपए थे, अब $1 में 75 रुपए हैं। तो अब इसकी कीमत हमें $1 तो ले नहीं सकते, तो कीमत कम कर देते हैं। इसकी कितनी हो जाएगी? 90 सेंट। यानी कि भारतीय गिलास अमेरिका में जाकर 10% सस्ता हो जाएगा। और जो भारतीय गिलास है उसके सामने जो अमेरिका का गिलास है वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो आज भी $1 का बिक रहा है। तो ऐसे में भारत के न सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, बल्कि भारतीय जो एक्सपोर्टर हैं, जो कंपनियां बनाकर बाहर भेज रही हैं, उन्हें भी घाटा नहीं होगा। इस तरीके से ये मैकेनिज्म काम करता है। भाई, इसका दूसरा फायदा है इंपोर्ट में। मान लीजिए कि अगर हम किसी चीज को इंपोर्ट कर रहे हैं विदेशों से, तो वो महंगी हो जाएगी, साइकिल उल्टा हो जाएगा, जिस वजह से भारत में विदेशी चीजों की मांग घटेगी और भारत की चीजों की मांग भारत में भी बढ़ेगी और विदेशों में भी बढ़ेगी। हालांकि अब कुछ खुराफाती लोग ये भी सवाल पूछेंगे कि जी पाकिस्तान का एक्सपोर्ट भी तो बढ़ना चाहिए, उनकी तो जो करेंसी है डॉलर के मुकाबले 200 रुपए को टच कर रही है पाकिस्तानी में, तो उन्हें नहीं फायदा होगा। तो आपको बता दूं कि उसके लिए आपके पास कोई चीज भी होनी चाहिए जिसे आप एक्सपोर्ट करें, तभी वो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे क्या अमेरिका को इसका पता नहीं है? तो आपको बता दूं कि अमेरिका को इसका पता है और इसलिए अमेरिका ने भारत को करेंसी मैनिपुलेटर की लिस्ट में डाल दिया है। और इस लिस्ट में सिर्फ भारत नहीं है, इसमें है अमेरिका के ही जो एलाइज कंट्री हैं, जैसे कि आयरलैंड, इसके अलावा इसमें बात करें तो जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, इसके अलावा 5-6 देश और हैं। तो इन सभी ने ये कांड किया है। किसी ने थोड़ा किया है, किसी ने ज्यादा किया है, सबने अपनी जरूरत के हिसाब से किया हुआ। यहाँ तक कि ताइवान भी है। तो क्या करेंसी मैनिपुलेटर में आने से भारत पर कुछ प्रतिबंध लग जाएगा? तो देखिए, कुछ नहीं होने वाला है। भारत ने तो चलिए अभी किया है, चीन तो पिछले 30 सालों से करता आया है और बहुत ही बड़े लेवल पर। चीन का उदाहरण भी दे देता हूं आपको। चीन की जो मुद्रा है युआन, आज वो काफी मजबूत होनी चाहिए थी लॉजिकली, क्योंकि जो चीन है अमेरिका से भी ज्यादा एक्सपोर्ट करता है चीजें, लेकिन वो इस हिसाब से मैनिपुलेशन करता है कि आज भी चीन की मुद्रा युआन डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर है। आज $1 के बदले आपको करीबन 6.5-7 युआन मिल जाते हैं और कभी कभी तो चीन जब ज्यादा उसके एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं तो इसे 10 तक भी ले जाता है। तो सोचिए वो इस लेवल पर मैनिपुलेशन करता है। भारत की बात करूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और भारत इसे कंटिन्यू रखे, यही भारत के हित में है। वहीं एक और चीज याद दिला दूं कि कई लोग कहेंगे कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ इसलिए बढ़ रहा था कि भारत विदेशी मुद्रा खरीद रहा है, डॉलर खरीद रहा है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 582 अरब डॉलर पर है। भारत ने मात्र 150 अरब डॉलर खरीदे हैं। बाकी का जो भारी भरकम विदेशी मुद्रा भंडार है, भारत ने कड़ी मेहनत करके एक्सपोर्ट करके चीजों को जब कमाया है। तो आज कुछ ऐसा हुआ है जो चमत्कार से कम नहीं है, आप इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। जी हाँ, और ये सब कुछ संभव हुआ है भारत की वजह से, और ये रूस के लिए किसी बड़े जीवनदान से कम नहीं है। ये जो रूस की हालत है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। ऐसे में भारत ने जो मदद पहुंचाई है रूस को इनडायरेक्टली, ये अपने आप में अभूतपूर्व है, क्योंकि रूस का सबसे करीबी दोस्त आज की तारीख में चीन, उसे ये मदद देने से इनकार कर चुका था। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी काफी हद तक मनाही कर दिया था। ऐसे में भारत आगे आया और रूस को ये बड़ी मदद पहुंचाई है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिरकार भारत ने ऐसा किया क्या है। तो दोस्तों, आप सभी लोग एक बात से तो वाकिफ ही होंगे कि आज की तारीख में रूस की अर्थव्यवस्था सबसे गंभीर हालत में है। यहाँ तक कि अगर आप भारत और रूस की अर्थव्यवस्था को बराबर बराबर रखेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था रूस के मुकाबले 3 गुना बड़ी है, जबकि अगर आप रिसोर्सेज देखेंगे तो रूस के पास कहीं ज्यादा है। आपको उदाहरण देता हूं कि रूस दुनिया में नंबर 2 पर आता है ऑयल प्रोड्यूसिंग में, यानी कि सबसे ज्यादा तेल उत्पादक देशों में नंबर 2 पर। गैस के मामले में भी रूस हमेशा या तो नंबर 1 पर रहता है या नंबर
नंबर 2 पर रहता है। सोने की बहुत सारी खदानें हैं, इसके अलावा रेयर अर्थ मटेरियल्स मिलते हैं, कॉपर की खदानें हैं। भाई भारत के पास तो इनमें से कुछ भी नहीं है। इसके बावजूद भारत रूस से 3 गुना बड़ा है अर्थव्यवस्था के मामले में, और चीन रूस से 13 गुना बड़ा है अर्थव्यवस्था के मामले में। और रूस के अंदर इस समय हालात ये हैं कि रूस एक बड़े फाइनेंशियल संकट में फंसा पड़ा है, और इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि रूस को कहीं से एक बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट मिले, और रूस को ये मिल भी गया है। आप स्क्रीन पर देखिए, जर्मनी खरीदने जा रहा है रूस से 30 मिलियन स्पुतनिक 5 वैक्सीन की डोजेज, यानी करीबन 3 करोड़ डोजेज। और ये बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, और ये किसी बड़े चमत्कार से भी कम नहीं है, क्योंकि जर्मनी न सिर्फ नाटो का सदस्य है बल्कि यूरोपियन यूनियन का भी सदस्य है, और यूरोप के अंदर जर्मनी को अमेरिका का सबसे मजबूत अलाई भी माना जाता है। ऐसे में अमेरिका के जो एलाई हैं वो इतने भारी भरकम ऑर्डर दे रहे हैं रूस को कि रूस अभी इसकी आपूर्ति भी ढंग से नहीं कर पा रहा है, और ये रूसी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा चमत्कार भी कहा जा रहा है। लेकिन ये चमत्कार करवाया किसने है? दरअसल इसके पीछे है भारत। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूं। दरअसल पिछले साल जब ये वैक्सीन आई थी स्पुतनिक 5 रूस की, उस समय इसे किसी ने भी भाव नहीं दिया। यूरोपियन देशों ने इसकी बुराई करी, अमेरिका ने तो इस पर मजाक ही बना दिए। यहां तक कि जो रूस का सबसे मजबूत दोस्त माना जाता है आज की तारीख में, चीन, उसने भी रूसी वैक्सीन लेने से मना कर दिया। और ये रूस के लिए करारा झटका था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि इसे बेचकर वो अरबों डॉलर कमा लेगा बड़े आराम से। लेकिन कुछ अफ्रीकी देशों को छोड़कर जो बहुत ही छोटे छोटे देश थे, किसी भी बड़े देश ने इसे रिकॉग्नाइज किया ही नहीं। ऐसे में भारत सामने आया रूस की मदद करने के लिए। भारत ने कहा जी कोई नहीं खरीदेगा आपसे, हम आपकी मदद करेंगे। और अब से कुछ 5-6 महीने पहले हमने रूस की वैक्सीन के भारत में ट्रायल शुरू करवा दिए, और अभी कुछ दिन पहले भारत ने इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी भी दे दी है, और बहुत ही जल्द रूस इसे भारत में बनाने भी जा रहा है। और ये रूसियों के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहवर्धक था। रूस ने इसकी अब एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी अभी कुछ दिन पहले ही दुनिया भर में, कि जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जिसने हमारी वैक्सीन के बिल्कुल फेयर ट्रायल करवाए हैं, आप वो चाहे रिपोर्ट पढ़ लीजिए, हमारी वैक्सीन बिल्कुल प्रूफ है। इसके बाद जो तमाम यूरोपियन देश भी थे जैसे कि जर्मनी, इन्होंने जो भारतीय रिपोर्ट थी, जो ट्रायल की रिपोर्ट थी, ये स्टडी करनी शुरू करी और पाया कि स्पुतनिक वैक्सीन वाकई में ही अच्छी है। ऐसे में भारतीय डेटा के आधार पर ही बहुत सारे यूरोपियन देशों ने और दूसरे बड़े देशों ने भी जो स्पुतनिक वैक्सीन है इस पर भरोसा कायम करना शुरू किया। जो स्पुतनिक वैक्सीन है इसके ट्रायल अपने देशों में शुरू करवाए, और अब ये सभी देश ऑर्डर भी दे रहे हैं स्पुतनिक 5 का। तो ये तो भारत की एक बड़ी मदद थी ही। भारत का एक और कदम रूस के पक्ष में गया। दरअसल भारत में जब कोरोना वायरस के जो केस थे अभी कुछ 10-15 दिन से बढ़ने शुरू हुए, तो भारत ने वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन एक्सपोर्टर है। ऐसे में बहुत सारे देश हैं, छोटे मोटे देश, जिन्हें अब भारत की वैक्सीन नहीं मिल रही है, वो भी अब स्पुतनिक वैक्सीन ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये रूस के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि रूस को इससे अरबों की कमाई निश्चित तौर पर होगी, और इसकी मदद से रूस अपनी ना सिर्फ इमेज सुधारेगा बल्कि अपनी इकोनॉमी को भी दोबारा रिबिल्ड करेगा। लेकिन रूस को इससे एक सीख ये भी लेनी चाहिए कि अंततः चाहे वो चीन के पक्ष में कितना ही कर ले, चीन कभी भी उसके पक्ष में कुछ नहीं करेगा। चीन सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखता है। ऐसे में रूस अपनी रणनीतियां बदले और भारत के पाले में दोबारा फिर से लौट आए। हालांकि